सुप्रभात बच्चों। अ, हिंदी की कक्षा में अब तक हम भारत की खोज जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये पुस्तक हम पढ़ रहे थे, भारत की खोज। और भारत की खोज में जो दूसरा अध्याय है तलाश, उस दूसरे अध्याय का पहला जो अंश है, यानी कि भारत के अतीत की झांकी, ये हम पढ़ चुके हैं। अब ठीक हम उसके बाद अगला जो उसका अंश है, अगला जो अध्याय है उसका भारत की शक्ति और सीमा। ठीक है, तलाश के अंदर ही भारत की शक्ति और सीमा, ये हम आज पढ़ेंगे। इसको हम समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर भारत की शक्ति क्या थी और उसकी क्या क्या सीमाएं थी। सीमाएं यानी कि लिमिट्स के बारे में कहा गया है। तो चलिए समझते हैं पाठ को। पहले तो इन्होंने भारत के अतीत की झांकी देख लिया कि भारत पहले कितना समृद्ध रहा है ना। भारत के अतीत की झांकी में आप ये पढ़ ही चुके हैं कि भारत की समृद्धि का कारण क्या रहा है। यहाँ के उत्सव हो गए, यहाँ के त्यौहार हो गए, यहाँ लोगों का जो जीवटपन है, जीवन को जीने की जो लालसा है, ये सब बातें यहाँ पर बता दी गई। नदियों के बारे में बताया, तीर्थों के बारे में बताया और लोगों की आस्था के बारे में बताया गया था। अब आगे आते हैं भारत की शक्ति और सीमा। भारत की शक्ति के स्रोतों और उसके पतन और नाश के कारणों की खोज लंबी और उलझी हुई है। आखिर क्या ऐसा हुआ, क्या कारण था कि भारत लगातार उसका पतन हुआ। पतन कहने का मतलब लगातार उस पर गिरावट आई, उसकी सोच में, उसके संस्कारों में लगातार गिरावट आई। और क्यों ये आखिर जाकर के गुलाम बन पाया, है ना। और इसके नाश के कारणों की खोज लंबी और उलझी हुई है। यानी कि धीरे धीरे आपने देखा ना कि विदेशी आक्रमण होते गए। विदेशी आक्रमणों में पहले मुगलों का आक्रमण भी हुआ, मुगलों के बाद अंग्रेजों का आक्रमण हुआ, और उसके बाद से भारत एक समय ऐसा है कि काफ़ी गुलाम बन करके रह गया। तो ये कारण उसका जब खोजने चलते हैं तो कहते हैं कि ये कारण उसका, उसके जो कारण है, कारणों की खोज जो है वो लंबी और उलझी हुई है। अभी भी ये सही सही पता नहीं लग पाया है। पर उसके पतन के हाल के कारण पर्याप्त स्पष्ट है। लेकिन उसके जो पतन है, किस कारण से इतना पिछड़ गया है, इसके बारे में एक जानकारी उनको साफ साफ पता चली है। अब वो जानकारी बता रहे हैं कि भारत जो है तकनीक की दौड़ में पिछड़ गया। टेक्नोलॉजी जो थी उस समय भारत में, ये टेक्नोलॉजी की दौड़ में वो पिछड़ गया। यानी कि जो बाकी के जो देश थे, यहाँ पर बताया ना, यूरोप जो तमाम बातों में एक ज़माने से पिछड़ा हुआ था, तकनीकी प्रगति के मामले में आगे निकल गया। यूरोप कहने का मतलब, जैसा आप देखते हैं जो यूरोप के जो देश हैं, खास करके ब्रिटेन इत्यादि, है ना, तो ये जो है तकनीक के दौड़ में कुछ आगे निकल गए। भारत वहाँ पर पीछे रह गया था। इसमें नई नई तकनीक को ये खोजने में नाकाम रहा। कारण भी उसका आगे देखते हैं क्या कारण रहा कि वो तकनीक में क्यों पीछे हुआ। इस तकनीकी विकास के पीछे विज्ञान की चेतना थी तथा हौसलामंद जीवनी शक्ति और मानसिकता थी। यूरोप ने जो तरक्की की है, तकनीकी के मामले में, टेक्नोलॉजी के मामले में जो तरक्की की है, उसके पीछे विज्ञान की चेतना थी, यानी कि विज्ञान को जानने की जो समझ थी, विज्ञान की जो समझ थी, और हौसलामंद जीवनी शक्ति और मानसिकता थी। हौसलामंद कहने का मतलब वो निडर होकर के कुछ भी खोज कर सकते थे, बिना डरे। मतलब इसको ये तलाश करने में, इसमें रिसर्च करने में कोई नुकसान नहीं है, या नुकसान है ये सोच कर के रुकते नहीं थे। जो भी होगा देखा जाएगा, ये कह करके वो हौसले के साथ में आगे बढ़ते गए थे, और ये सोच ही उनको इस प्रकार से आगे ले गई। मानसिकता जो उनकी थी इस प्रकार की, वही उनकी तरक्की का कारण रहा है। जबकि नई तकनीकों ने पश्चिमी यूरोप के देशों को सैनिक बल दिया और उनके लिए अपना विस्तार करके पूरब पर अधिकार करना आसान हो गया। ये ब्रिटेन की बात की गई है ना। पश्चिमी यूरोप यानी कि ये ब्रिटेन की बात की गई है। नई तकनीकों ने पश्चिमी यूरोप के देशों को सैनिक बल दिया और उसके लिए अपना विस्तार करके पूरब पर अधिकार करना आसान हो गया। यानी कि ब्रिटेन ने अपना विस्तार किया सैनिक बल के द्वारा, और पूरब पर अधिकार करना आसान हो गया। यानी कि पूरब के देश कहने का मतलब जो एशिया महाद्वीप है, इसमें देखा जाए तो ये केवल भारत की ही नहीं, लगभग सारे एशिया की कहानी है। पूरे के पूरे एशिया में देखा जाए तो यही स्थिति थी कि टेक्नोलॉजी के नाम पर वो काफ़ी पीछे हो गया था। और जो यूरोपीय जो देश हैं, अमेरिकी जो देश हैं, ये क्या किए, ये तरक्की किए हैं काफ़ी। तो ये धीरे धीरे करके एक दूसरे पर ये आक्रमण करते गए और उस पर अपना कब्जा करते गए। तो ये तकनीक के कारण ही है और उनकी सोच के कारण ही है। जबकि भारत कहना चाहिए या फिर पूरे एशिया की जो देश हैं, उनकी सोच थी केवल अपने इतिहास को लेकर के, अपने समृद्ध इतिहास पर उनको घमंड होता गया था। इस कारण से ये आगे नहीं बढ़ पाए थे। ऐसा क्यों हुआ, इस गुत्थी को सुलझाना ज़्यादा मुश्किल है।
क्योंकि पुराने समय में तो भारत में मानसिक सजगता और तकनीकी कौशल की कमी थी नहीं, किंतु बाद की सदियों में उत्तरोत्तर गिरावट का आभास होने लगता है। आखिर ये पतन क्यों हुआ, इस प्रकार के तकनीकी सोच में कमी कैसे आई, इसकी गुत्थी को सुलझाना मुश्किल है ना, कि आखिर क्या कारण है। लेकिन आगे जो कहा कि पुराने समय में तो भारत के में मानसिक सजगता और तकनीकी कौशल की कमी थी नहीं, यानी कि यदि आप इतिहास में देखते हैं जैसे इसमें बात किया गया है, तो उसमें आप देखते हैं कि तकनीकी कौशल की कमी कभी नहीं थी। बाद की सदियों में उत्तरोत्तर गिरावट का आभास होने लगता है, यानी कि मुगलों के आक्रमण से कुछ पहले से, है ना, खास करके जब यूनानी आक्रमण इत्यादि होते गए हैं, सिकंदर के समय से आप देखते हैं, तो बाद की सदियों में उत्तरोत्तर गिरावट का आभास होने लगता है। सिकंदर के समय से भारत में तकनीकी सोच जो है उसमें गिरावट आने लगी थी। जीवन की लालसा और उद्यम में कमी आती है। यहाँ पर जीवन की लालसा कहने का मतलब जो जीने की इच्छा है, लोगों के मन में जो जीने की इच्छा है, जीवन को ढूंढने की इच्छा है, जीवन के रहस्यों को जानने की जो इच्छा है, और उसमें जो मेहनत उनकी है उसमें कमी आ जाती है। पहले के लोग जीवन के रहस्यों को सुलझाने के लिए लगातार वो सोचते रहते थे, कई महान महान ग्रंथ इसके बारे में लिखे गए हैं, लेकिन बाद में इस प्रकार के सोच में कमी आ जाती है। क्षीण होती रचनात्मक प्रवृत्ति की जगह अनुकरण की प्रवृत्ति ले लेती है, जहाँ पर रचनात्मक प्रवृत्ति यानी कि नया कुछ करने की जो प्रवृत्ति है ये क्षीण हो जाती है, और वहाँ पर कौन सी प्रवृत्ति आ जाती है, अनुकरण की। अनुकरण यानी कि नकल। जो पश्चिमी देश हैं वो जैसा कर रहे हैं ये बिल्कुल उसकी देखा देखी करने लगे, उनकी जो जीवन शैली है ये उसको अपनाने लगे। आज भी भारत में आप देखते हैं कि भारतीय जो परंपरा है इसका लोप क्यों हो रहा है, क्योंकि ये लगातार पश्चिमी जो सभ्यता है, पश्चिमी सभ्यता यानी कि जो विदेशी सभ्यता है, दूसरे देशों की जो सभ्यता है उसका नकल कर रहे हैं, चाहे खान पान के मामले में हो, चाहे वो पहनावे के मामले में हो, ठीक है, चाहे रहन सहन के मामले में हो। लगातार भारत में नया कुछ करने के बजाय वो क्या कर रहे हैं, केवल नकल कर रहे हैं। किसका नकल कर रहे हैं, विदेशी जो टेक्नोलॉजी है, विदेशी जो सभ्यता है उसका। जहाँ कामयाबी के साथ विद्रोही विचारधारा ने प्रकृति और ब्रह्मांड के रहस्यों को भेदने का प्रयास किया था, वहाँ शब्दाडंबर से लैस भाष्यकार उसकी जगह लेता दिखाई देने लगता है। कामयाबी के साथ विद्रोही विचार पद्धति ने, विद्रोही विचार पद्धति कहने का मतलब वही है, केवल सामान्य जीवन जीने की जो, है ना, कहने का मतलब एक जो ढर्रे पर जो जीना है, ये उस ढर्रे पर न जी करके उसके रहस्यों को खोजने की जो विद्रोही विचार पद्धति थी, उसने जो प्रकृति और ब्रह्मांड के रहस्यों को भेदने का प्रयास किया था, वहाँ पर अब शब्दाडंबर से लैस भाष्यकार उसकी जगह लेता दिखाई देता है। कहने का मतलब शब्दाडंबर, शब्दाडंबर यानी कि शब्दों का दिखावा, आडंबर का मतलब होता है दिखावा करना, ठीक है। तो शब्दाडंबर, शब्दों के माध्यम से यहाँ पर केवल दिखावा बस किया गया, और उसके बारे में कोई जमीनी स्तर पर का कोई कार्य नहीं हुआ। जबकि इतिहास यदि आप देखते हैं, इतिहास में क्या हुआ था, लिखने का काम तो उन्होंने किया है, शब्दों से उन्होंने प्रयोग किया है, शब्दों के साथ साथ उन्होंने मेहनत भी की है, ठीक है। आप भास्कराचार्य इत्यादि को देख लीजिए, आर्यभट्ट को जानते ही हैं, ठीक है। तो केवल ये अपने लेखन के कार्य में ही नहीं बल्कि ये वैज्ञानिक सोच भी रखते थे, ठीक है। तो बाद के जो लेखक होते गए या बाद के जो साहित्यकार होते गए वो केवल शब्दों से अपने साहित्य को भरते थे, शब्दों को ज़्यादा सुंदर बताते थे, है ना। भाष्यकार, भाष्यकार कहने का मतलब जो अर्थ करते हैं, टीका करते हैं, अर्थ करते हैं, उनको कहा गया है। तो केवल अपने ग्रंथों में केवल वो शब्दों से ही वो सहारा लेने लगे, उसके पीछे जो वैज्ञानिक सोच थी, जो खोज करने की जो प्रवृत्ति थी, वो खत्म होती गई। आगे कहा कि भव्य कला और मूर्ति निर्माण का स्थान जटिल पच्चीकारी वाली सावधानी से की गई नक्काशी लेने लगी। ये कहा गया है भव्य कला कहने का मतलब यहाँ पर ये जितनी बातें कही गई हैं इतनी ये कही गई है, ये आपकी स्थापत्य कला, आर्किटेक्चर को लेकर के कही गई है। जहाँ भारत में पहले भव्य कला यानी कि जो भवन निर्माण की जो कला है यहाँ पर, उसमें मूर्ति निर्माण का जो स्थान था, यानी कि आप पहले के देखते हैं घरों को, मंदिरों को देखते हैं, तो वहाँ पर ज़्यादातर आपको हिंदू देवी देवताओं की जो मूर्तियाँ हैं, है ना, उसके बारे में आपको मिलेंगे। हिंदू देवी देवता हैं, और भी इतिहास की प्रमुख जो घटनाएं हैं, वेदों में जो प्रमुख घटनाएं हैं, उसको मूर्तियों के माध्यम से एक कहानी के रूप में बनाया जाता था, चाहे कोई भी भवन हो, चाहे मंदिर हो इत्यादि।
अब उसके जगह पर जटिल पच्चीकारी वाली, जटिल बनावट वाली, जटिल पच्चीकारी यानी कि जटिल बनावट वाली सावधानी से की गई नक्काशी लेने लगे। ये यानी कि अब जब आप देखते हैं मुगल कालीन जो भवनों को देखते हैं तो उसमें इस प्रकार के आपको देखने को मिलेंगे। जटिल पच्चीकारी यानी कि जटिल बनावट वाली, कठिन बनावट वाली सावधानी से की गई नक्काशी, सावधानी पूर्वक जिसको तराशा गया है ना, ऐसी नक्काशी यहाँ पर भवन निर्माण में देखी जाने लगी। आगे फिर कहा कि प्रभावी किंतु सजल सरल सजीव और समृद्ध भाषा की जगह अत्यंत अलंकृत और जटिल साहित्य शैली ने ले ली। जहाँ पर साहित्य कैसा हुआ करता था, सरल था, सजीव था और समृद्ध भाषा उसमें भरी हुई थी, आज वहाँ पर क्या होने लगा, अलंकृत और जटिल साहित्य शैली ने ले ली। अलंकृत कहने का मतलब उसको सजावटी बनाया गया जानबूझ करके, और जटिल जानबूझ करके उसको कठिन बनाया गया साहित्य शैली को। आगे फिर कहा साहसिक कार्यों की लालसा और छलकती हुई जिंदगी इसके कारण सुदूर देशों में भारतीय संस्कृति का प्रचार संभव हो सका था, वो अब क्षीण हो चली थी, यानी कि अब कम हो चली थी, और उसके स्थान पर महासागरों को पार करने पर रोक लगाने वाली संकीर्ण रूढ़िवादिता ने जन्म ले लिया। जहाँ पर भारत के लोग पूरी दुनिया में घूमते थे, वहाँ पर अब कौन सी सोच आ गई थी, महासागरों को पार करने पर रोक लगाने वाली सोच, है ना, संकीर्ण रूढ़िवादिता। संकीर्ण यानी कि संकुचित, ठीक है, संकुचित यानी कि बिल्कुल उसका दायरा क्या है, कम कर दिया गया। पहले जो थे भारत के जो लोग थे उनकी वैज्ञानिक सोच इतनी थी कि धरती पर ही नहीं बल्कि अंतरिक्ष में भी उन्होंने अपनी पैठ जमाई थी, ठीक है। वेद के माध्यम से, नक्षत्रों के माध्यम से, जो भी ग्रहों की चाल इत्यादि गति के बारे में जब वो पता लगा सकते थे, तो ये समुद्रों को पार करना उनके लिए कोई कठिन नहीं था, ठीक है। यदि आप आर्यभट्ट के बारे में आप पढ़ते हैं तो आर्यभट्ट ने भी बताया है कि यहाँ के जो भारत के लोग थे वो नाव में बैठ करके समुद्र की यात्रा करते थे और दूर देशों में घूमा करते थे। तो पहले की ज़माने की बात अलग थी, लेकिन बाद में ये जो संकीर्ण रूढ़िवादिता आ गई, जो संकुचित मानसिकता आ गई, जिसने उनको महासागरों को पार करने पर रोक लगा दिया, है ना। तो इस प्रकार से वो आगे नहीं जा पाए और उनके सोच में नयापन नहीं आ पाया। जांच पड़ताल की विवेकपूर्ण चेतना लुप्त हो गई। जांच पड़ताल करने की जो समझ थी वो क्या हो गई, अब लुप्त हो गई। विवेकपूर्ण कहने का मतलब आप पहले ही बताया था आपको, अच्छा या बुरा, है ना, सही या गलत की जो समझ होती है, तो ये जो चेतना थी वो कैसी हो गई, लुप्त हो गई। और अतीत की अंधी मूर्ति पूजा ने उसकी जगह ले ली। अतीत की आंख बंद करके पूजा करने लगे ये ना, उसमें जो रहस्य थे उसको जानने के बजाय केवल उसकी पूजा करने लगे। अतीत के विकट भार ने उसे कुचल कर रख दिया और वह एक तरह की मूर्छा से ग्रस्त हो गई। अतीत का जो विकट भार था, पहले अतीत का भार आप पढ़ चुके हैं, तो उस भार ने उसे कुचल कर रख दिया और वह एक तरह की मूर्छा से ग्रस्त हो गई। मूर्छा मतलब बेहोशी से ग्रस्त हो गई। मानसिक जड़ता और शारीरिक थकावट की इस हालत में भारत का ह्रास होने लगा, जहाँ पर मानसिक रूप से लोग जड़ होते गए। जड़ कहने का मतलब स्थिर हो गए। मानसिक उनकी जो सोच थी वो सोच उनकी ख़त्म होती गई। और शारीरिक थकावट की इस हालत में था, शारीरिक थकावट कहने का मतलब अत्यधिक कहना चाहिए, परिश्रम तो नहीं करते थे, केवल बैठे बैठे ही ये शारीरिक थकावट उनके होने लगी। इस हालत में भारत का ह्रास होने लगा। भारत का ह्रास यानी कि भारत का लॉस, लॉस कह सकते हैं, नुकसान होता गया। वह गतिहीन और जड़ हो गया, न वो आगे बढ़ पाया, है ना, और वो स्थिर हो गया। जबकि विश्व के दूसरे हिस्से प्रगति के पथ पर बढ़ते गए, भारत किस मामले में पीछे रह गया। भारत केवल अपनी पुरानी जो सभ्यता थी, पुरानी जो संस्कृति थी, उसके घमंड में ही, उसके नशे में ही वो चूर रह गई, वो आगे नहीं बढ़ पाई। उनको लगने लगा कि जितना हमने खोज लिया है, जितना हमने जान लिया है, इतना तो विश्व का कोई भी देश नहीं जानता है। तो इस कारण से वहाँ पर वो रुक गए। जैसे आप जानते हैं ना खरगोश और कछुए की कहानी। खरगोश को क्या भ्रम था कि वो काफ़ी तेज है, कछुआ काफ़ी पीछे है ना। तो खरगोश क्या करता है, वहाँ पर रुक जाता है और कछुआ आगे बढ़ जाता है और वो रेस जीत जाता है। ठीक यहाँ पर भी वैसा ही हुआ है। भारत के भारत में जो था घमंड आ गया था कि हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारी सोच जो है वो काफ़ी विकसित है, हमने पूरे विश्व को ज्ञान दिया है, और इस कारण से उस घमंड में ही, उस गर्व में ही ये पीछे रह गए। जबकि जो विदेशी जो देश थे, पश्चिमी जो देश थे, यूरोपीय जो देश थे, वो इसी प्रकार से धीरे धीरे करके आगे बढ़ते रहे और वो विकसित होते चले गए।
आगे फिर कहा, किंतु ये स्थिति का पूरा और पूर्णतः सही सर्वेक्षण नहीं है। ये अगर देखा जाए तो पूरा पूरा बिल्कुल यही है ऐसा नहीं कहा जा सकता। ये जो सर्वेक्षण है, ये जो सर्वे है जिसका ये जिससे निष्कर्ष निकाला गया है, ये पूर्णतः सही नहीं कहा गया इसको। आगे भी जान उसके बारे में बता रहे हैं। यदि केवल जड़ता और गतिहीनता का एकरस और लंबा दौर रहा होता तो उसका नाता अतीत से पूरी तरह टूट जाता। यदि यही बात रहती है ना, जिस प्रकार से आलस्य की जो बात कही, जो घमंड की बात कही, अगर उसी का एक रस और लंबा दौर रहा होता तो उसका नाता अतीत से पूरी तरह टूट जाता। यानी कि अतीत में जो भी बातें कही गई हैं, ये धीरे धीरे ये भी लुप्त हो जाती। एक युग का अंत और उसके ध्वंसावशेषों पर किसी नई चीज का निर्माण होता। यानी कि जो पुरानी जो विकसित सभ्यता थी, उसका तो अंत हो ही जाता और उसके जो बचा खुचा जो अंश है, ध्वंस अवशेष जो बचा हुआ हिस्सा है, उस पर किसी नई चीज़ का निर्माण होता है। यानी कि वो बिल्कुल नया कुछ आ जाता है उसकी जगह पर। लेकिन इस तरह का क्रमभंग नहीं हुआ, वो अतीत को बिल्कुल पकड़ करके रखे, है ना। उस सीरीज में किसी प्रकार का रुकावट नहीं आई है ना। वो जो सोच है वो वैसे ही चलता रहा है, क्रमशः लगातार चलता रहा है, उसमें कोई रुकावट नहीं आई है और भारत में भी निरंतरता बनी रही है। ठीक है। लेकिन इसके अलावा समय समय पर पुनर्जागरण के दौर आते रहे। नए को समझने और उसे अनुकूल बनाकर कम से कम पुराने के उस अंश के साथ जिसको रक्षा करने के लायक समझा गया, उसका सामंजस्य करने के प्रयास साफ दिखलाई पड़ते हैं। यानी कि पुनर्जागरण का दौर यहाँ पर कहा गया। समय समय पर पुनर्जागरण का दौर कहने का मतलब लोगों को ये जगाते रहना कि नहीं भाई, तुमको वापस नई जो पुरानी जो अपनी सोच थी, पुरानी सोच कहने का मतलब जो खोज करने की प्रवृत्ति थी, आगे बढ़ने की प्रवृत्ति थी, उस पर बने रहना है। इस प्रकार से पुनर्जागरण यानी कि बार बार उनको चेताने के दौर आते रहे। कई विद्वान ऐसे आए हैं, कई बार ऐसा दौर चला है कि वो जो परंपरा जो चली थी भारत में पहले की, उसको वापस जीवित करने के लिए ये दौर चलाए गए हैं, अभियान चलाए गए हैं। नए को समझने और उसे अनुकूल बनाकर कम से कम पुराने के उस अंश के साथ जिसको रक्षा करने लायक समझा गया, उसका सामंजस्य करने के प्रयास साफ दिखलाई पड़ने लगते हैं। यानी कि नया नया के साथ में पुराना, पुराना का कौन सा अंश, जिसको रक्षा करने लायक समझा गया। पुराना में भी जो जिसको आगे ले जाना चाहते थे, उस हिस्से को लेकर के ये आगे बढ़ने के लिए प्रयास करने लगे। अक्सर पुराने का केवल बाहरी ढांचा प्रतीक के रूप में बचा रहा और उसकी अंतर्वस्तु बदल गई। यानी कि बाहरी स्वरूप जो है पुराने का, वो बना रहा, बाहरी स्वरूप बिल्कुल बना रहा, लेकिन भीतर से उसमें जो गुण हुआ करते थे, वो भीतर के जो गुण थे, अंतर्वस्तु जी, वो बदल गई। यानी कि जो मानसिक जो सोच थी, वो कुछ अंदर से चेंज हो गई थी। बाहर से दिखने पर लग रहा था कि ये पुराना ही परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं। ऐसी लालसा जो लोगों को उस लक्ष्य की ओर खींचती है जो पूरी तरह सिद्ध नहीं किया जा सकता हो, और साथ ही प्राचीन और नवीन के बीच सामंजस्य स्थापित करने की इच्छा बराबर बनी रहती है। इस प्रकार की लालसा यानी कि इच्छा जो लोगों को उस लक्ष्य की ओर खींचती है, किस लक्ष्य की ओर खींचती है, जो लक्ष्य पूरी तरह सिद्ध नहीं किया जा सका हो, यानी कि टारगेट बिना सेट किए आगे बढ़ते रहे हैं। और साथ ही प्राचीन और नवीन के बीच सामंजस्य स्थापित करने की इच्छा बराबर बनी रहती है। पुराने और नए को साथ में लेकर के चलने की इच्छा बनी रहती है। इसी लालसा ने उन्हें गति दी और उन्हें पुराने को बनाए रखने के साथ साथ नए विचारों को आत्मसात करने की सामर्थ्य दी। इसी कारण से वो पुराने को भी लेकर के चलते हैं और नए को भी अपनाते चले जाते हैं। तो आप ये देखते हैं कि इतिहास कितना भी समृद्ध रहा हो, लेकिन एक समय के बाद में यदि आप उसमें आलस्य करते हैं, यदि आप उसमें उस सोच को आप घमंड में रह जाते हैं या उस पर गर्व करने लग जाते हैं और वहीं से आप उस प्रकार की जो सोच है उसमें विराम लगा देते हैं, आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं, आपको लगता है कि जितना है इतना काफ़ी है, वहाँ से आपका पतन शुरू हो जाता है। तो आपको रुकना कहीं पर नहीं है, आपको आगे बढ़ते रहना है। ये बात यहाँ पर ये जानकारी दे रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो आशा है आज के पाठ में जितना भी बताया गया है आप सबको समझ में आया होगा। और इसी प्रकार से ये जो तलाश का आज का ये दूसरा जो पार्ट था, है ना, दूसरा जो पार्ट था, ये हमने आज पढ़ लिया। अब इसके बाद अगला जो पार्ट है तलाश के अंदर में, वो है भारत की तलाश। अब हम इसको पढ़ने जाएंगे। ठीक है। तो आज के पाठ में केवल इतना ही। तो अगली कक्षा में, कल के जो लाइव कक्षा है उसमें हम फिर से मिलेंगे और लाइव हम फिर से कुछ नया पढ़ेंगे। ओके। तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।